जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हाउ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के और साथ में कक्षपाल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 13 को देख रहे हैं। इसके पहले अगर और सेट को नहीं देखे हैं तो वह सेट भी आपको अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आपको प्रत्येक ऑप्शन को डिटेल करते हुए, ऑपरेशन करते हुए, साथ में जौन सा टॉपिक से प्रश्न आ रहा है उससे एडिशनल जानकारी लेते हुए, ताकि आगे वाले सेट में परेशानी ना हो। आगे वाले सेट में ऐसा प्रश्न आए तो उसको आप बना सकें, या एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए उस बेस से तो आपको बनाना आसान हो। इस हिसाब से आपको इस हिसाब की तैयारी कराते हुए चला जाता है। तो वीडियो को है जो अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कील की तरह साबित होगा परीक्षा में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंचता रहे। साथ में वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करके, और उसके बाद में कंटिन्यू बैठिए। साथ में कलम कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि नया नया जो नोट्स मैं कराऊंगा उसको आप नोट्स जरूर करते चलिएगा। तो हम लोग के लिए पहला प्रश्न है, देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो है प्रत्यक्ष भार और उसके वास्तविक भार में कम प्रतीत होता है कब? जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसको में उसको भार लगेगा ना कि हम हल्का हो रहे हैं, यानी कि वास्तविक भार जो है ना वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, लगेगा कि हम हल्का हो रहे हैं, हल्का महसूस होगा। तो देखिए, जब जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित रहेगा। क्या बाबू? लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित रहेगा। हमेशा आपको देखिएगा, हमेशा इसी टाइप के ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप गलत कर दें, लेकिन आप त्वरण को याद रखिएगा। क्या रखना है बाबू? त्वरण को याद रखना है, एक समान नहीं देखना है, त्वरित रहेगा। नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है तो अपना वास्तविक भार से कम आप महसूस करिएगा, ठीक है। अब इसको में देखिएगा, और कई सारे कंडीशन होता है, उसको मैं आपको बताते चलूं और उसके बाद में इसको नोट करते चलिएगा। इस प्रश्न के लिए आपको जो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, और एडिशनल नोट करिएगा, जैसे में कि व्यक्ति का वास्तविक भार जो है, व्यक्ति का वास्तविक भार W द्रव्यमान M और गुरुत्वाकर्षण G का गुणनफल के बराबर में होता है। जो भार होता है ना बाबू, ये तीनों का गुणनफल होता है। क्या होता है? वास्तविक भार जो होता है, भार, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों आपस में गुणनफल के गुना होकर के बनता है। अब जैसे लिफ्ट देखिए, लिफ्ट जब त्वरण से नीचे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो वास्तविक भार कम प्रतीत होगा। अगर वही लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, त्वरण के साथ में ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगा तब देखिएगा आपका भार है ना आपसे अधिक महसूस होगा, भार आपको अधिक महसूस होगा। और जब नीचे में आते रहिएगा तो आपको भार कम महसूस होगा, यानी कि लगेगा कि हल्का है। और लिफ्ट देखिए, लिफ्ट अगर समान वेग से जब जोड़ देगा बाबू, जब एक समान वेग से नीचे या ऊपर जाए, वेग अगर जोड़ देगा, ध्यान रखिए, सबसे एकदम छोटी सी पॉइंट आपको सबसे बड़ी घातक साबित होगा। तो अगर वेग दो जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आवे, तो आपको वास्तविक भार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बाबू। वास्तविक भार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ त्वरण जो होता है वह 0 हो जाता है, समझे। तो इसका मेन फैक्टर को आप याद रखिए, त्वरण लगा रहना चाहिए, वही ऑप्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। और लिफ्ट के बात आ जाए, अब हमें नहीं लगता है कि आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे छूट पाएगा, तो इस हिसाब से आपको तैयारी कराया जाता है। तो आपको दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपको वीडियो को देखने के बाद में भी शेयर कर दीजिएगा, कोई ऐसा बात नहीं कि अभी ही शेयर करना है। देखिए, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारा है ना बाबू, तारा, उसका रंग क्या दर्शाएगा? रंग दर्शाता है उसका तापमान का। तारा का जो रंग है, रंग उसका तापमान के दर्शाता है। और जो देखिए, जैसे तारे का रंग का जो सीधा का संबंध है जो है ना, उसके सतह पे जो तापमान है उसके पर निर्भर करता है, उसी से संबंधित रहता है। यानी कि सतह का तापमान जितना रहेगा तेज या जिस प्रकार का रहेगा, उसी प्रकार का उसका रंग प्रदर्शित होगा, ध्यान रखेंगे। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में जो ये आपको जो दिखाई देता है, तो इसका सिद्धांत किसी न किसी ने सिद्धांत दिया होगा। तो यह सिद्धांत जो काम करता है, तारा का जो रंग उसके ताप पर निर्भर करके दिखाई देता है, तो आपको यह कृष्ण जो विकिरण सिद्धांत है, ध्यान रखिए, कृष्ण का विकिरण सिद्धांत पे आधारित होता है, कृष्ण का विकिरण सिद्धांत पे आधारित होता है, इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिएगा, आगे तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जो आपको ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मिलान करने वाला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आपको पेपर को टफ बनाता है। और पेपर को अगर नहीं जो शिफ्ट में अगर दे दिया जाएगा, कम रहेगा तो पेपर आसान हो जाएगा, और सबसे ज्यादा रह गया तो समझिए पेपर कठिन हो जाएगा। इसके लिए ही इसको पूरा डिटेल से देखना जरूरी है। देखिए जैसे सामुन के बुलबुला है, इसमें जो बाबू सामुन के बुलबुला आप देखिए, इसको में सामुन के बुलबुला है जो आपको व्यक्तिकरण के कारण आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का जो रंग नीला है ना, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। प्रकिरणन इसके पहले वाला वीडियो में 12 सेट नंबर 12 में आपको बता दिए थे कि प्रकिरणन कैसे होता है, प्रकिरणन की घटना क्या होती है, ये आपको बता दिए हैं। या कोई भी कण पे टकरा के प्रकाश चारों दिशा में फैल जाती तो प्रकिरणन कहलाता है। ठीक है, हीरा का चमकना, यह भी आपको इसको पहले 11 नंबर सेट में आपको पूरा के पूरा डिटेल बता दिए गए हैं। हीरा के चमकना, हीरा के चमकना जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है इसका पूरा डिटेल एकदम बता दिए हैं, तो वह वाली वीडियो आप देखिए तो इसको पूरा का पूरा जानकारी बेस मिल जाएगा। देखिए पनडुब्बी है, पानी में डूबा हुआ जो छड़ है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तित होने के कारण, प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण है, जो आपको छड़ या पेंसिल प्रकाश जो पानी में डालने के बाद मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस हिसाब से क्या सही जवाब हो जाएगा, तो आप देखिए ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है बाबू। 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए नहीं जहां मिलेगा उस प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, या तो फिर अगर आपको एक बार में पढ़ने का सही कंस्ट्रेंट है तो आपको कमाल के आइडिया है। तो नहीं दिया रहेगा उसको आप फोकस करना जरूर है, नहीं तो ये आपको गड़बड़ करा के आ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है इसको में देख ले तो नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाबू। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए अभी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के देखिए क्या फैक्ट इसका है। तो इसको ग्रीन हाउस गैस में देखिएगा, जिसे ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये क्या होता है, तो जो देखिए जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद रहकर ग्रह द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण हो जाए, अवरक्त जो विकिरण होता है उसको अवशोषित भी कर लेता है और उत्सर्जित भी करता है। तो समझ लीजिए, यानी कि वायुमंडल में जो आपको अवरक्त विकिरण है उसको अवशोषित भी कर लेता है और उसको पुनः उत्सर्जित भी करता है। यानी कि विकिरण के माध्यम से जो आ गया है हीट उसको जाने नहीं देता है, लौटने नहीं देता है। समझे, आगे उसको देखिएगा, यहीं से आपको ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस से ही ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो बनती है तो देखिए इसमें क्या होता है कि वो जो आपको सतह पर उपयुक्त तापमान है ना वो गर्म रखता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के साथ में जो तापमान आया है उसको इधर रोक लेता है, फिर वापस उसको रिटर्निंग नहीं होने देता है, और इसीलिए जो सतह पर गर्मी बना रहता है, यही सबसे बड़ी चीज खराबी है इसको में। आगे देखिए जैसे में आपको है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसको पे हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ए ऑप्शन में है आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना बाबू, यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य रूप से मुख्यतः यही मुख्य रूप से काम करता है, ज्यादा ऑप्शन में आपको यही दिया रहेगा। उसके बाद में जो ये जो उत्पन्न कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीवाश्म को जलने से और वन को कटाई होता ना, उसको कटाई होने के बावजूद है जो माध्यम से है कटाई होगा तो आपको पेड़ बागात की कमी होगा, तो ऐसा परिस्थिति में आपको जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगा। और औद्योगिकरण से, औद्योगिकरण मतलब जहां उद्योग रहेगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा उत्सर्जित रहता है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा जीवाश्म ईंधन को जलने से यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है, ज्यादा मात्रा में है। उसके बाद में मीथेन बी ऑप्शन में दिया गया CH4, इसका अनुसूत्र होता है मीथेन जो होता है वो देखिए यह जो है आपको पशुधन यानी कि पशु के माध्यम से, यानी कि पशु मरने उड़ने के बाद में जो होगा, और उसके बाद में धान की खेती जो होता है तो धान की खेती में जो घास पतार जो पतरी होता है घास वो सब तो वो सड़ता है ना, तो सड़ने के बाद में जो है आपको ये मीथेन गैस निकलता है। सड़ने के बाद में जो महक आता है तो वह मीथेन गैस उसको में युक्त रहता है। देखिएगा यह प्राकृतिक गैस का रिसाव से भी, प्राकृतिक गैस है उसका रिसाव से भी यह मीथेन उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे। यह जो है ना बाबू CH4 जो है
CO2 के तुलना में अधिक शक्तिशाली है। CO2 के तुलना में यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने में आपको बहुत ज्यादा माने कि प्रभावशाली है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये वायुमंडल में कम मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल में कम मात्रा में मौजूद है तो असर कम दिखाई देता है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है, सी ऑप्शन वाला N2O। नाइट्रस ऑक्साइड है, यह जो है आपको उर्वरक का प्रयोग से, और वही जो है आपको खेती में धान उन होता है, और उसके बाद प्राकृतिक पेड़ वगैरह कटाई उद्योगीकरण होता है, तो उससे भी ये आपको N2O निकलता है। और उर्वरक का प्रयोग, खेती में जो उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे भी यह निकलता है। और यह जो है आपको ध्यान रखेगा, यह दीर्घजीवी लंबा समय तक ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। यह जो उत्पन्न करता है तो यह लंबा समय तक रहने वाला है। इतना सारे फैक्ट आपको देखे हैं, आगे कभी भी इससे प्रश्न आएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा, इस प्रकार के आपको बता के चला गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किसी चक्रीय प्रक्रम में एक पूर्ण चक्र के लिए गैस की आंतरिक जो है ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? इसको बाबू आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में छठा नंबर प्रश्न है, देखिए छठा नंबर प्रश्न है कि टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक क्रमशः क्या होता है? तो विलेय कौन रहेगा और विलायक क्या कौन रहेगा? इसको में आपको सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन जो है आपको विलेय रहेगा और एल्कोहल है इसको में विलायक का काम करेगा। अब विलेय और विलायक और विलियन का परिभाषा जानिएगा तब ही ना समझ में आएगा बाबू कि विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, विलियन क्या होता है। तो एकदम एकदम गौर से एकदम नोट करते चलिए मेरे साथ में। जैसे में देखिए, सबसे पहले टिंचर आयोडीन के कुछ फैक्टर समझ लीजिए। टिंचर आयोडीन है, इसमें क्या होता है तो विलेय के रूप में आयोडीन रहता है और विलायक के रूप में एल्कोहल रहता है, ठीक है। और इसको में एल्कोहल के रूप में ज्यादा कौन सा प्रयोग होता है? एल्कोहल के रूप में ज्यादा एथेनॉल का और जल का मिश्रण रहता है। एथेनॉल और जल का मिश्रण रहता है। उसके बाद में देखिएगा, ये जो आपको टिंचर आयोडीन होता है ना बाबू, टिंचर आयोडीन मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक के तरह काम करता है, यानी कि रोगाणुनाशक है। रोगाणुनाशक के तरह रोगाणुनाशक के काम करता है। इसीलिए जो है इसको आपको कटा छटा रहेगा, त्वचा पे घाव रहेगा, तो इसको आपको लगा करके और उसके बाद मलहम पट्टी किया जाता है। तो ये क्या करता है, कीटाणुनाशक है, तो उसमें आसपास में जो कीटाणु रहता है उसको मार देता है। टिंचर आयोडीन है वो क्या करता है, मार देता है। अब उसके बाद में फैक्टर देखिएगा विलेय का, हम लोग विलेय का देख रहे हैं, जो मैं घेरा लगा रहा हूं उसको समझिएगा। विलेय का जो परिभाषा होता है कि वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाता है, किसी विलायक जिसको में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे नमक है बाबू, पानी में घुल जाता है तो क्या है, तो यह विलेय। विलेय का मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो किसी विलायक में जाकर यानी कि पानी में जाकर घुल जाता है, विलेय हो गया। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपको देखिएगा जैसे में विलायक है जो किसी अन्य पदार्थ या विलेय है जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर में घोल कर समांगी मिश्रण बना लेता है। जो क्या है बाबू, जो अपने अंदर में घोल लेता है। जैसे पानी क्या होगा, पानी में कुछ में इसको मिलाया जाता है तो इसको घोल लेता है। जैसे चीनी में पानी में चीनी डाल दीजिए तो क्या करेगा, पानी की अपने अंदर घोल के मिला लेगा और समांगी मिश्रण बना लेगा, विलायक हो जाएगा। उसके बाद में विलियन देख लीजिए। विलियन क्या होता है बाबू कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थ का जो है समांगी मिश्रण, जो समांगी एक ही अथी से बनता है तो आपको यह समांगी मिश्रण कहलाता है और वह विलियन कहलाता है। तो इतने सारे फैक्ट देखें और उसके बाद परिभाषा देखें। आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे छूट पाएगा नहीं ना, तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ बताया जाता है। तो आपको दोस्तों के पास में जानकारी जरूर पहुंचाइए। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का क्या अर्थ होता है? एल्गोरिथम जो होता है ना वो एल्गोरिदम, देखिए कोई भी चीज आपको टेक्निकल चीज है जो कंप्यूटर है तो या फिर यूट्यूब हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, तो यह सब अपना अपना एक एल्गोरिथम बनाया रहता है, कमांड दिया रहता है, उसी के आधार पर ही काम करता है। जैसे में देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर है किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक क्रमबद्ध सेट है, इसको में सेट कर दिया जाता है। सेट कर दिया जाता है, वही नियम लगा करके वो छांटने का काम करता है, यानी कि वो चीज पढ़ने का काम करता है। देखिएगा जो सेट रहता है यानी कि इसका एक प्रकार का कह सकते हैं ना कि जो चीज कमांड दे दीजिएगा ना वही चीज करेगा। आगे देखिए क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज
का उदाहरण देखिए, वो क्लाउड स्टोरेज में देख लें। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि जैसे गूगल ड्राइव, इसको में ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि अगर आपको फोटो है और गूगल ड्राइव में चढ़ा दिए तो आप उस सेट आपको टूट भी जाएगा, सेट बिगड़ भी जाएगा, बर्बाद भी हो जाएगा। लेकिन यह ड्राइव पे चढ़ाया वो एक क्लाउड हो चुका है, यानी कि सर्वर पे चढ़ चुका है। जैसे ही अपना मेल दूसरा फोन में या फिर लैपटॉप में लॉगिन करिएगा तो आपका जो फोटो चढ़ाया हुआ था वो आपको दिखाई दे देगा। तो यह एक प्रकार का क्लाउड हो गया। पेन ड्राइव है वो हार्ड डिस्क है और सीडी रोम है, यह सब स्टोरेज का काम करता है, लेकिन यह क्लाउड स्टोरेज नहीं, यह फिजिकली स्टोरेज करने का काम करता है। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव अगर टूटा तो उसको में जो भी चीज डेटा स्टोर करके रखे हैं वो आपको बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8 के बाद में 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर में देखिए बाबू क्या है, तो एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ महत्व दे करके हम इतना समझाते चल रहे हैं, तो आप लोग जो है एकदम बिल्कुल शेयर करते रहिए और सपोर्ट जरूर करिए। और लास्ट में जो है आपको वीडियो को देखने के बाद में मीठा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे देखिए, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? बाबू, परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है आपको सी ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और यह पहले वाला सेट में इसका पूरे डिटेल बता दिए गए हैं। विक्रम साराभाई के बारे में भी बताए हैं। सीवी रमन को देखिएगा, सीवी रमन जो आपको बी ऑप्शन में है, सीवी रमन को आपको देखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और यह भौतिकी के क्षेत्र में। और क्या था वो इनका नियम, तो रमन प्रभाव के लेकर के मिला है। क्या, तो रमन प्रभाव के खोज के लिए मिला है। 10वां नंबर प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन संबंधी एंजाइम कहां से पाया जाता है? देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इससे प्रश्न आपको लगातार पूछा जाता है हर एक सेट में। देखिएगा, या तो फिर आपको एग्जाम में देखिएगा तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा और सबसे कठिन और कंफ्यूजियाई क्वेश्चन है। तो इसीलिए बाबू इसको एकदम देखते चलिए, जितना बार आएगा उसको हम पूरा के पूरा इसको जो है आपको डिटेल करते चलेंगे। तो इसको में देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, पहले इसको आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो है आपको कोशिका झिल्ली के माध्यम से इसका जो है आपको श्वसन प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर के लिए। अब देखिए बाबू, इसका देखिए, अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो को लेकर चलना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये ही दोनों आपको हमेशा गलती कराता है, दोनों ऑप्शन में रहेगा और इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, जैसे में श्वसन की प्रक्रिया है ना बाबू, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगा, इसको में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा लेगा। क्या होगा, अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगा तो उसको प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन करेगा, और यूकैरियोटिक रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से श्वसन करेगा। अब लिंग प्रजनन देखिए कि लिंग प्रजनन दोनों में कैसे करेगा। लिंग प्रजनन देखिए कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में माफ करिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है आपको इसको में लिंग प्रजनन होता है, ध्यान रखेंगे। अंतर आपको याद करते चलना है। प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है आपको थाइलोकाइडस में होता है। क्या होता है बाबू, थाइलोकोइड में होता है, थाइलोकोइड में होता है। लेकिन अगर वही यूकैरियोटिक में देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट में जो है आपको प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद में आपको कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है आपको असूत्री प्रकार के, असूत्री, एगो समसूत्री होता है, एगो असूत्री। प्रोकैरियोटिक होगा उसको में असूत्री होता है, और वही यूकैरियोटिक होगा उसको में जो कोशिका का विभाजन समसूत्री प्रकार के विभाजन होता है, समसूत्री प्रकार के विभाजन होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आप इसको उदाहरण तौर पे देख सकते हैं, जिससे में उदाहरण तौर पे देखिए कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी आती है। जीवाणु आता है, नील हरित शैवाल आता है, फिर आर्की आता है, और उसके बाद में माइकोप्लाज्मा आता है। तो यह सब जो है आपको प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। यूकैरियोटिक में क्या क्या आएगा बाबू, यूकैरियोटिक में जो है उदाहरण समझिएगा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक, और उसके बाद में प्रोटिस्टा, यह सब जो है आपको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में आता है। तो देखिए, इतना सारे फैक्ट जो हम लोग जान करके चल रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आगे प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटने वाला है। 11 नंबर फिलहाल देखिए, 11 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब होता है कि देश में, अपना देश से निर्मित हुआ है, और विदेशज का मतलब होता है कि विदेश में निर्मित हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिड़की।
ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। खिड़की जो है बाबू देशज शब्द है, बाकी जो है बाकी देशज शब्द है, और बाकी इसको पूरा डिटेल देखिएगा। जैसे मैं इसको मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको मैं आपको देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के देशज में कौन कौन सी भाषा आती है और कौन कौन सी भाषा को क्या क्या है। जैसे देखिए आपको मित्र जो है ना, मित्र है, यह इंडो यूनानी विदेशी भाषा है। क्या है? इंडो यूनानी द्वारा यह विदेशज भाषा हो गया। उसके बाद में कालीन है, कालीन जो है आपको तुर्की उर्दू भाषा है। कालीन है जो क्या बाबू, यह तुर्की का उर्दू भाषा है, और यह भी भाषा विदेशी हो गया क्योंकि तुर्की में इसका जन्म हुआ है। रेल देखिएगा, रेल जो है ना बाबू, यह जो है विदेशी भाषा है। क्या है? तो यह जो है आपको विदेशी भाषा है, विदेश में या बाहरी देश में इसका समझिए कि नामकरण हुआ है या जन्म हुआ है। अब वो कर बाद में कुछ देशज शब्द देख लीजिए। देशज शब्द में जैसे मैं आपको देखिए, कपास हो गया, रोटी हो गया, लोहा हो गया, चूड़ी हो गया, उसके बाद में कौड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, और जो चेला है ना, चेला, गुरु और चेला, तो चेला भी है जो आपको देशज शब्द हो जाता है। तो इन सारी चीज आपको डिफरेंस से आपको क्वेश्चन की पकड़ आसान बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग के दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से इसमें देखें सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा। तो जिसे देखिए कि इसको में उन्नति के मार्ग में बड़े बड़े दुख होते हैं। बड़े दुख क्या होता है भाई? दुख बड़े क्या होते हैं? बड़े इसको में नहीं होना चाहिए। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, तो इसको में देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है उन्नति के मार्ग में जो है अनेक बाधाएं होते हैं। बड़ा छोटा नहीं होता है, अनेक बाधाएं, कई सारी बाधाएं आता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन बड़ा छोटा से इंगित नहीं किया तो अनेक बाधाएं सीधा सीधा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है बाबू कि तीसरा सप्तक, देखिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक एक बुक है बाबू, और यह प्रकाशित आपको 1969 में हुआ है। 1969 में हुआ है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसको लिए। और इसको देखिए तीसरा सप्तक है ना, तीसरा सप्तक एक बुक है, और इसको मुख्य रूप से कई सारे कवि के कविता का संग्रह किया है। एक ही कविता का नहीं, एक ही कवि का नहीं, कई सारे कवि को यह जो है आपको कविता को संग्रह इसको में किया गया है। और खास करके देखिए तीसरा सप्तक है, इसका कवि के नाम अगर जाने तो आगे अगे के ऊपर पाई, अगे आप बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, अगे, तो अगे इनका कवि का नाम तीसरा सप्तक के जो प्रकाशन है इसका बुक है, यानी कि रचना है, इसका आपको कवि अगे हो जाएगा। और प्रकाशित 1959 में हुआ था। ठीक है। अब इसको में देखिए कौन कौन मुख्य रूप से इनको इसको में 7 वो कवि जो है बाबू इंगित किया गया है। 7 वो कवि का जो कविता है इसको में ऐड किया गया है। आगे देखिए यही मुख्य रूप से विशेषता है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न में है बाबू कि इनमें से कौन सा युग्म अघोषित ध्वनि है? अघोष ध्वनि है, तो अघोष ध्वनि को पहचानना है। अघोष ध्वनि आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। प और फ जो है अघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, अघोष का मतलब है कि कोई ज्यादा न कंठ तालु जीव का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे प, फ, ब, यानी कि ओठ का इसको में खाली प्रयोग हो रहा है। इसको ओठक भी बोलते हैं। कंठ से जो बोलते हैं, जो आवाज कंठ से आती है उसको कंठस कहते हैं। दंत से निकल जाता है तो दंतस कहते हैं। ऐसे करके होता है। यह भी प्रश्न आपको आता है। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में जो किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, उसको माने कि जो सही विभक्ति चिन्ह लगाया जाना चाहिए वो नहीं लगाया गया है। इसके लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा, आपको देखिए क्या सही जवाब होगा पहले देख लीजिए। जैसे सारी तिलियों ने एक जो है आपको एक जो आप पेंटिंग बना रही है, तो यह इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है आपको सही प्रयोग नहीं किया। जो कारक है ना बाबू, ने का प्रयोग, कारक जो सही नहीं प्रयोग किया गया, गलत प्रयोग किया गया। बाकी इसको में सही भी देखिएगा, सब सही है, ये जितना है ना वो सब सही है। और इसको में कारक चिन्ह सही प्रयोग नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है,
16 नंबर में है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, इस वाक्य में शुद्ध करिए। देखिए मैं आदर सहित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे ये गलत है। आदर सहित कोई का नमस्कार नहीं होता है। इसको में कैसे नमस्कार होता है, तो मैं सादर नमस्कार करता हूं या सादर आमंत्रित करता हूं। क्या होता है वो, सादर नमस्कार या सादर आमंत्रित करता हूं, ऐसे शब्द होता है, आदर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आदर एक भाव हो गया, एक भाव हो गया तो वो नहीं होगा, इसमें शुद्ध रूप आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर में है कि जीवैसना, देखिए रखिएगा, जीवैसना, जीवैसना का सही विच्छेद क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद जो है आपको देखिएगा, जीव जोड़ एसना हो जाएगा, जीव जोड़ एसना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर में है, 18 नंबर में है कि सज्जन, देखिएगा सज्जन, सज्जन पापद जुगुनस्ते, सज्जन पावद जुगुनस्ते का हिंदी में अनुवाद किया गया, सांस्कृतिक शब्द दिया गया है, क्या दिया गया, संस्कृत दिया गया, इसको हिंदी में क्या अनुवाद होगा, तो इसका हिंदी में जो अनुवाद होगा ना बाबू कि सज्जन पाप से घृणित करता है। क्या होता है, सज्जन व्यक्ति होता है वह पाप से घृणित करता है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर के लिए। 19 नंबर प्रश्न है कि मीर कासिम का नाम जो है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। मीर कासिम के युद्ध, जो मीर कासिम को जो नाम है बक्सर के युद्ध से संबंधित है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा। अब इसको जो है ऑपरेशन करके चलते हैं, ऑपरेशन में देखिए क्या क्या होता है। जैसे में आपको बक्सर के युद्ध है बाबू 1764 में हुआ था, छोटा डेट अगर पूछ दे तो 22 अक्टूबर होता है, छोटा डेट अगर पूछ दे तो आपको 22 अक्टूबर होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था देखिए अब दो पक्ष में हुआ था, एक तरफ से था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज था, और इसका अध्यक्षता करने वाला जो है आपको विक्टर मुनरो था। क्या था, आपको इसको मुनरो इसको अध्यक्षता कर रहा था। दूसरा पक्ष में जो होता है संयुक्त सेना रहता है, संयुक्त सेना मतलब कई जो आपको और नवाबों का सेना मिला करके जो है आपको यह संयुक्त सेना बनाया जाता है, वो एक तरफ से युद्ध करित रहता है। देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम का सेना रहता है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला का रहता है, और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय के, यह तीनों की सेना एक तरफ रहता है, ठीक है, और एक तरफ जो है आपको ब्रिटिश की सेना रहता है यानी कि अंग्रेज सेना रहता है। देखिए उसके बाद में अगर इधर संयुक्त सेना की तरफ से जो आपको पूछ देगा कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिए गुरगिन खान थे, गुरगिन खान के द्वारा इसको अध्यक्षता किया गया था, और ब्रिटिश कंपनी की तरह इसको अध्यक्षता किया गया था तो मुनरो द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है संस्थापक, भारत में जो है आपको ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो माना जाता है ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और यह कब माना जाता है, तो यह माना जाता है प्लासी के युद्ध से। कौन सा युद्ध पूछ देगा तो प्लासी का युद्ध, कौन सा व्यक्ति पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। देखिए प्लासी का युद्ध है आपको 23 जून 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। इसको में जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ रहता है और बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला रहता है। कौन रहता है, सुराजुद्दौला रहता है, एक तरफ रहता है। और इसको में जो है आपको ध्यान रखिएगा सुराजुद्दौला का हार हो जाता है। हार होने का कारण है कि इसका कलकत्ता का जो एक अधिकारी है तो उनका नाम है मानिकचंद। मानिकचंद यह धोखा दे देता है और अंग्रेज तरफ जाकर के घूस लेकर के समर्पित कर देता है। इसीलिए जो है आपको बिना युद्ध किए ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत जाता है। आगे देखिए इतना सारे फैक्ट आपको एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वीकार किया गया था। देखिए भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव आपको बंबई में हुआ था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है, बंबई में हुआ था, वर्तमान में मुंबई इसका नाम है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब इसको में जो एक फैक्ट को हम लोग देखते हैं, एक फैक्ट को देखते हैं और समझते हैं कि इसको में क्या होगा। जैसे देखिए बाबू, जैसे मैं आपको कि जैसे बंबई अधिवेशन हुआ था कब, बंबई अधिवेशन जो है आपको बंबई में हुआ था। और इसका जो है ध्यान रखेंगे, इसको में प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव भारत छोड़ो का प्रस्ताव था। क्या प्रस्ताव था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न बता रहा हूं, अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव को एक अन्य नाम है वर्धा प्रस्ताव। यह आपको जो है आपको यूपी बीपीएससी में भी पूछा है, और दूसरे चीज में है कि आपको दरोगा टाइप के यह प्रश्न है।
तो उसमें भी आता है। और देखिए कंपटीशन जिसमें हार्ड होता है तो इस टाइप के प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आपको जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको आपको जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव है, तो इस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसको जो वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। और यह स्वीकार है 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और यह जो है आपको ध्यान रखेंगे पेश करने वाला व्यक्ति है, यह जो है आपको जवाहरलाल नेहरू पेश करने वाला है। और समर्थन देने वाला व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल है। उस जो प्रस्ताव का समर्थन देने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ध्यान रखेंगे। बंबई का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। क्या हुआ था वो ग्वालियर टैंक में। और छोटा डेट याद रखिए 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को में यह जो अधिवेशन हुआ था। और 8 अगस्त को उसको स्वीकार कर लिया गया था। कुछ कुछ उसको में सुधार करके स्वीकार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 21 नंबर प्रश्न है, 21 में है कि मुद्रा का पूर्ति का जो उपाय है अर्थात M1, M2, M3, M4 इस क्रम में क्या दर्शाता है। यह आपको क्रम दर्शाता है कि तरलता का घटता क्रम है। क्या है, तो तरलता का घटता हुआ क्रम दर्शाता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि प्रथम बैंक जो है आपको मुख्यालय किस राज्य में रहा है। देखिए प्रथम आपको उत्तर प्रदेश में रहा है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब इसको जो है आपको पूरा डिटेल समझते हैं। डिटेल इसको में क्या है कि जैसे में देखिएगा, जैसे में ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ है। कब हुआ है बाबू, तो आपको 1975 में हुआ है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के समय अवसर पर। फिर उसके बाद में देखिएगा इसको उसमें कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रीय बैंक खोला गया था। उसमें 1975 में कुल कितना 5 क्षेत्रीय बैंक खोला गया था। देखिए मुरादाबाद तथा गोरखपुर में है आपको यूपी में खोला गया था। फिर भवानी हरियाणा में खोला गया था, जयपुर राजस्थान में और मालदा वेस्ट बंगाल में। ये 3 स्थान पे आपको 5 गो है बैंक का शाखा खोला गया था। अब देखिए कुछ त्रुटि की वजह से या जो भी रहे आरबीआई आपको इसको नया शाखा खोलने पर बंद कर दिया गया था। तो यह कौन सा सिफारिश के माध्यम से, किसके सिफारिश पे, कौन सी समिति की सिफारिश पे जो ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने पर पाबंदी लगा दिया गया था यानी कि बंद कर दिया गया था। तो यह केलकर समिति है 1987। केलकर समिति 1987 में इसको नया शाखा खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इतनी सारी फैक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें लगता है कि यूट्यूब पर कोई इतना डिटेल करके नहीं पढ़ाता है। फर्क इतना ही कि मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि डिस्प्ले पर उतना लिख नहीं सकता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन करके भी समझ सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले पर नोट कर रहे हैं तो और आपको सबसे ज्यादा बेहतर है, तो सुन करके नोट करिए, दोनों चीज आपको बहुत अच्छा वर्क करेगा। आगे देखिएगा 23 नंबर में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। यह आपको लिट्टन के समय में किया गया था। वो क्या था, लिट्टन। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, डी ऑप्शन। अब देखिए इसको से संबंधित हम लोग अगर पूरा फैक्ट देखते हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपको 1778, ध्यान रखेंगे ये आपको डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये 1878 ध्यान रखेंगे 1878 में ये आया था। और लिट्टन ने यह भारत के भाषाई समाचार, देखिएगा ये समाचार पत्र पर लगाया था, तो भारत के भाषाई समाचार पत्र था। और इसको मुझे देखिएगा इसका अन्य नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसका अन्य नाम है मुंह बंद करने वाला और गला घोटने का अधिनियम। इसको है मुंह बंद करने वाला और गला घोटने का अधिनियम, इसको कहा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को, जो आपको 1878 में आया था। ठीक है, ऐसा ही देखिए आपको एक जालियांवाला बाग हत्याकांड है, तो उसको में एक रोलेट एक्ट आया था, उसको क्या काला कानून कहा गया था। क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। इसके पहले वाले वीडियो में वो बताए हैं हम। देखिए उसके बाद में जो है आपको देखिए इसको जो है समर्थन देने वाला एक पत्रिका था, अखबार था, तो पाइनियर पत्रकार था, पाइनियर पत्रिका था, अखबार था, वह इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन कर दिया था। इसको में नियम था कि जो अगर सरकार के खिलाफ में छापेगा उसको सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। देखिए उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न को देखिए बाबू, 24 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह कहां पर आरंभ हुआ था। यह जो है आपको मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
24 नंबर के लिए। अब 1857 से हम लोग अब कुछ मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं जो हमको आगे आने वाला एग्जाम में काफी अच्छा साबित करेगा, या काफी अच्छा माने क्या स्कोर करा सकता है, कैसे भी प्रश्न को चेंज करेगा, तो आपसे छूट नहीं पाएगा। इस प्रकार की तैयारी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं। देखिए क्या नोट करिएगा। सबसे पहले है कि यह क्या था बाबू, तो यह जो था आपको स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था, और विद्रोह भी इसको नाम है, दोनों याद रखिएगा। शुरू कब हुआ था बाबू? शुरू का डेट पूछता है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा डेट, छोटा डेट भी पूछता है, छोटा डेट नोट करिएगा। तो यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था बाबू छोटा डेट? 10 मई को, आप याद रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और इसमें जो था 24 इन्फेंट्री, कौन बटालियन था बाबू? 24 इन्फेंट्री जो बटालियन था, उसके द्वारा जो पैदल टुकड़ी था, इसके द्वारा ये चीज आपको जो विद्रोह कर दिया गया था। और इसका कारण जो था ना बाबू, चर्बी वाला करतूस था। करतूस यानी कि गोली था ना, चर्बी, उसको आगे गाय के मांस को जो है आपको चर्बी लगाया जाता था। उस चर्बी को दांत से नोचिए, उसके बाद में गोली डालिए और उसके बाद ठोकिए। तो इसके विरोध कर दिया गया था, इसी में जो है आपको ये विद्रोह हुआ था। और उसके बाद में देखिए इसका जांच के लिए कौन सा कमीशन बैठा था? तो इसका 1857 के विद्रोह के जांच के लिए जो आपको पीली कमीशन बैठा था 1858 में। घटना 57 में हुई थी और यह कमीशन गठित किया गया था, पीली कमेटी। क्या? पीली, सरसों जो पीली होती ना है, तो वही वाला पील कमेटी, ध्यान रखिए, पील कमेटी याद रखते, पीली से आपको याद हो जाएगा। तो पील कमेटी 1858 में गठित किया गया था। और उसके बाद में देखिएगा इसको प्रतीक है, यह जो विद्रोह है इसको प्रतीक क्या है बाबू? तो कमल का फूल और रोटी, इसका प्रतीक क्या है? कमल और फूल का रोटी। यह सब प्रश्न में पूछा गया है बाबू, ध्यान रखना। ये इतना जितने बता रहे हैं ना, यह सब जो आगे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब उसके बाद में देखिएगा कि जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय जो है आपको भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था बाबू? कैनिंग था। और वही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। ये दोनों आपको पूछा गया है, इसलिए इतना डिटेल के साथ में हम आपको बता दिए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है मनाली। देखिएगा मनाली को जो है लेह जो लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग कौन सा है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग बाबू यह अटल सुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटल टनल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए ए ऑप्शन। अब इसको बाद में इसको भी आपको डिटेल देखेंगे, इसको भी डिटेल हम लोग जानते हैं। वीडियो को है जो आपको शेयर जरूर करते चलिए। देखिए एक बार में लगातार जो है आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा गला है, जो जैसे तैसे होने लगता है। तो आप लोग के लिए बाबू इतना कर रहे हैं, तो आप लोग की विदाई तो बनता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट में अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, देखिए बिना त्रुटि के कोई चीज़ है ही नहीं, हर में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। तो अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में हम लोग देख लिए कि आपको अटल टनल है जो आपको मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करता है। और ध्यान रखना, अब अटल टनल पे हम लोग जाते हैं। मेन पॉइंट इसको में देखेंगे, ऑप्शन नहीं, हम लोग के अटल टनल मेन पॉइंट हो जाएगा। अटल टनल जो है ना बाबू, अटल टनल पे हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। और इसको में देखिए अटल टनल जो है आपको सबसे पहले कि यह आधारशिला रखा गया था 26 मई 2002 को। अटल टनल का कब आधारशिला रखा गया था? 26 मई 2002 को। और यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद में यह बन उनके तैयार हो गया। तो बन उनके तैयार हुआ है, उद्घाटन इसको करने के लिए 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब इसको बाद में देखिएगा, यह जो अटल टनल है यह जो आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। तो यह 9 फरवरी 2022 को यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको सूची में सम्मिलित हो गया है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में इसको जोड़ने का काम करता है, मनाली से लेह स्पीति को जोड़ने का, लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करता है। एक और याद रखिएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है बाबू, याद रखिए। पीर पंजाल रेलवे सुरंग आपको दिया गया सी ऑप्शन में। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, यह जो आपको भारत के सबसे रेलवे सुरंग है। और भारत के सबसे लंबी सड़क,
भारत की सबसे लंबी सड़क जो सुरंग है यह आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी ऑप्शन वाला याद रखिएगा। तो इतनी सारी फैक्ट आपको बताएं, इसको सारे के सारे नोट करिए आप। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह 15 में किया गया था, 2015 में किया गया था। इसको पे लालू यादव भाषण क्या देते थे? हमको स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं चाहिए। भाषण वायरल होता है उनको। आगे देखिएगा 27 नंबर, इसको भी और चीज देख लीजिए। इसको में आप डिटेल क्या देखते हैं कि जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है ना, इस इंपॉर्टेंस है मिशन है, उसको हम आपको थोड़ा रिमेंबर करा देते हैं, याद करिएगा। स्मार्ट सिटी 25 जून 2015, छोटा डेट भी कभी कभी पूछ देता है बाबू, जब एग्जाम टफ होगा ना, लेकिन बहुत ज्यादा बैठेगा एग्जाम में, फॉर्म ज्यादा भरेगा तो उसमें छोटा डेट पूछ देगा। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपको यह पूछा गया, हाल ही ड्राइवर में पूछा गया है। स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया है 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी में देखिए 2016 में जो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है आपको 30 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। और जल जीवन मिशन भी आप जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, जल जीवन मिशन। और इसी से संबंधित जल जीवन हरियाली है जो बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन है सेंट्रल सरकार द्वारा, और जल जीवन हरियाली है वो बिहार सरकार के द्वारा। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखिएगा। आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान का निर्देश देता है? तो यह बाबू समान, जिसमें आ जाएगा तो 44 लगा दीजिएगा। समान क्या कह रहा है कि आपको समान नागरिक संहिता क्या देता है? समान। तो 4 आपस में समान है ना बाबू, 4 दोनों एक समान है, याद रखिएगा इसी से कि समान नागरिक संहिता के बाद आ जाएगा तो अंक भी आपस में सामान्य होगा। नागरिक को समान अधिकार मिलेगा तो आपको अंक भी 4 हो जाता है। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा। अब उसके बाद में और इसको डिटेल अगर देखते हैं तो डिटेल देखिए। जैसे मैं आपको राज्य का जो है समान नागरिक संहिता फर्स्ट लागू होने वाला राज्य पुर्तगाल, यह प्रश्न पूछा है बाबू कि जो आपको यूसीसी लागू होने वाला प्रथम राज्य, यूसीसी लागू होने वाला प्रथम राज्य जो है आपको गोवा है। पुर्तगाल के समय में हुआ, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था और यह स्वतंत्रता के पहले किया गया था, ध्यान रखेंगे। और उसको स्वतंत्रता के बाद में है जो भारत में पहला कौन हो जाएगा? दोनों प्रश्न कंफ्यूजन है बाबू, इसीलिए इतना रिपीट करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गोवा है वह आजादी के पहले पुर्तगालियों के द्वारा यूसीसी लागू करवाया गया था। और ऐसे जनरल प्रश्न पूछ दे कि भारत के कौन सा राज्य में जो है आपको यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू प्रथम बार हुआ था, तो आपको गोवा प्रश्न दे देगा। लेकिन पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम जो यूसीसी लागू करने वाला राज्य कौन है, तो आपको उत्तराखंड हो जाएगा। 27 जनवरी 2025 को हुआ है, 27 जनवरी 2025 को हो जाए। और भारत के राज्य भर में पूछे कि यूसीसी सेकंड राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए इतना सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करके, लेकिन इसको रट्टा मार जाइए। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का स्थापना जो है आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 29 नंबर में है आपको तारामंडल जो है कि उर्सा मेजर, ध्यान रखिए, उर्सा मेजर जो है का नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ग्रेट बैरियर को नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है बाबू कि 6 बरस से लेकर के 14 बरस के आयु तक के बच्चे के जो है आपको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो यह जो आपको किया गया है 86वां संविधान संशोधन में किया गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के अगर मुख्य फैक्ट देखें तो देखिए इसको में क्या है बाबू, इसको में तो आपको बताया है कि 6 से लेकर 14 तक ले बच्चे के जो है आपको प्रावधान करना है कोई तो अनिवार्य शिक्षा देना है। और यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन भाग 4 के ए में जोड़ा गया बाबू। क्या जो है तो भाग 4 जो है
उसको ए में ई जोड़ा गया है, और अनुच्छेद में देखें तो 51 के क हो जाएगा या ए हो जाएगा, 51 के ए या क हो जाएगा। जिसको मैं बताया कि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के जो शिक्षा से संबंधित है, और यह 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। देखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद में 11वां है वो आपको 2002 में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है संविधान जो आपको है सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन सी संख्या मैथ है बाबू, तो मैथ की इसके लिए आपको सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, 9 और 25 हो जाएगा। 32 नंबर है, 32 नंबर में देखिएगा कि अनुच्छेद, इसको मैथ है, मैथ कैलकुलेशन करिएगा तो इसको आंसर आपको -4 देने वाला है। उसके बाद में देखिएगा 33 नंबर है, ग्रीष्म का संबंध ऋतु से उसी प्रकार कपास का संबंध क्या होगा, तो कपास का संबंध कपड़ा से हो जाएगा बाबू, कपास का संबंध कपड़ा से हो जाएगा। तो उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में प्रश्न देखते हैं कौन सा है, 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए थोड़ा सा कट भी सकता है, लेकिन हम जो बोलेंगे तो वो चीज आपको पकड़ना है, समझना है। कुछ प्रश्न आपको कटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उससे मतलब नहीं, मैं बोलूंगा उसको आप पकड़िएगा। 34 नंबर में कुछ पौधे का भाग दिए गए हैं, जैसे केसर पौधा किस भाग से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से प्रश्न बाबू को केसर जो है पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे यह आपको पुष्प का वर्तिका स्टिग्मा और वर्तिक्रा यानी कि स्टाइल, यानी कि सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखें, केसर जो कैसे प्राप्त होता है, तो पुष्प से प्राप्त होता है। 35 नंबर है, 35 नंबर में है कि टेस्ट क्रॉस का उपयोग किस लिए किया जाता है। टेस्ट क्रॉस का उपयोग जो है बाबू किसी प्रभावी लक्षण वाले जीव को, जो आपको जीनोटाइप है, जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, देखिए मम्प्स ध्यान रखें, मम्प्स का या जो आपको गलसुआ रोग, मम्प्स कह दिया या गलसुआ रोग दोनों एक ही नाम है। तो गलसुआ रोग जो प्रभावित ग्रंथि है वो किसको प्रभावित करता है, देखिए गलसुआ रोग जो है बाबू आपको ये पैराटिडलार ग्रंथि को प्रभावित करता है, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए 37 नंबर में है कि दृष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा उपकरण है उसको उपयोग करके जो डीसी धारा को उत्पन्न किया जाता है, तो यह इसको में ये बताना है। देखिए बाबू इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा, इसका आपको सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको डीसी जनरेटर के द्वारा या सोलर या बैटरी के द्वारा है जो आपको डीसी करंट उत्पन्न किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न किया जाता है। देखिए और उसके बाद में आपको एक होता है एसी, और ये अल्टरनेट करंट कहा जाता है, जो हम लोग लाइन मारता है ना, आपको पोल से बिछाया हो करंट रहता है, वह आपको एसी के अंतर्गत आता है। बैटरी से जो उत्पन्न होती है उसको डीसी के अंतर्गत आता है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का जो तत्व है संक्रमण तत्व, यानी कि अभिक्रिया करने वाला तत्व, अभिक्रिया करेगा, तो आपको ये डी ब्लॉक में जो रहेगा वह सब अभिक्रिया करने वाला तत्व रखा गया है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है बाबू। विटामिन जो के का मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। अभी रक्त को कहिए कि थक्का कब बनाएगा, तो जब हाथ कट गया या कपार फूट गया या कोई भी चीज से कट उठ गया है, तो अगर विटामिन के नहीं रहता ना तो ये रक्त थक्का बन करके रुक भी नहीं करता, लगातार बहने लगा तब बहते रहता, समझते ब्लड पूरा खत्म हो जाता। के कारण जो है आपको जम जाता है, और जमने के बाद में जो ब्लड रुक जाता है। 40 नंबर में है, किसी तार का प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है, तो ये किस प्रकार से संबंधित होगा, जहां प्रतिरोधकता को P से दर्शाया गया है। तो देखिए इसका जो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, R बराबर जो है PL/A हो जाएगा, PL/A हो जाएगा। PL का मतलब क्या हो जाएगा कि R हो गया जो आपको क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा, R प्रतिरोध। तब प्रतिरोध बराबर जो आपको हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर जो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बट्टा में हो जाएगा, और लंबाई और प्रतिरोधकता है दोनों ऊपर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 41 नंबर है, 41 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग है, यानी कि एसटीडी नहीं है, यानी कि यौन संचरण के माध्यम से नहीं होता है, तो यह क्षय रोग है बाबू। यह क्षय रोग
जो आपको यौन संचरण, यौन संबंध के माध्यम से नहीं होता है। बाकी सभी जो है आपको यौन संबंध मनाने से होता है। जैसे में देखिए एड्स है, तो एड्स है और इसको पहले वाला सेट करवाएं, उसको मैं पूरा डिटेल बता दिए गए हैं कि एड्स होने से पहले आपको HIV होता है। क्या होता है? तो HIV होता है, उसको बाद में यह जा करके अंतिम स्टेज होता है तो वो एड्स का रूप लेता है, ध्यान रखेंगे। 42वां नंबर में कि छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र के बढ़ने वाली उंगली जैसी जो संरचना है क्या कहलाती है? उंगली जैसी संरचना जो होता है बाबू ध्यान रखिए, वो आपको ऐसे ऐसे करके होता है, ध्यान रखेंगे। तो यह जो है आपको ध्यान रखेंगे, इसको आपको इसको बिलाई और माइक्रो बिलाई कहा जाता है। छोटे छोटे होता है, करोड़ों की संख्या में होता है और यही जो है आपको छोटी आंत में सारे चीज को पाचन करता है। मुख्य रूप से पाचन भी आपको छोटी आंत में ही होता है, ध्यान रखेंगे। जितना भी प्रोटीन है और सारा प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, सारा चीज का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर में यदि कोई वस्तु का अवतल दर्पण का फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा जाता है। कोई वस्तु है, आपको फोकस पर और जो आपको केंद्र है उसको बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए बाबू, ऐसा परिस्थिति में जो आपको प्रतिबिंब बनने वाला है, प्रतिबिंब आपको C और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 43 नंबर के लिए। उसके बाद में 44 देखिएगा, तो एक पेज है तो आपको रॉन्ग हो गया है, 44 यहाँ से है। देखिए अब यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग में आपको इंग्लिश से भी रहेगा, इस चीज को भी समझ लीजिएगा। देखिए उसको में आपको क्या जो सही हो जाएगा, विच बर्ड इज द नोट एंटोम ऑफ द बर्ड OPQ है, तो इसको क्या आपको सही नहीं है, सही एंटो नहीं है। देखिए ट्रांसपेरेंसी वो इसका सही नहीं मैच कर रहा है, आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर के बीच वर्ड इज द नोट साइनो, क्या होता है? साइनो एम्स वर्ड ऑफ द इवेन, इवेन का साइनो नहीं है, इवेन का साइनो आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है बाबू, 46 नंबर में है कि चूज द, देखिए इसको मैं बताया कि अंडरलाइन जो किया गया है इसको मैं आपको करेक्ट बताना है, तो क्या प्रयोग होना चाहिए इसको में। देखिए आपको जो है आपको सही जवाब हो जाएगा क्या? ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 47 नंबर में देखिएगा, इसको में भी वही बताया गया है कि जो अंडरलाइन किया गया है उसको में क्या अल्टरनेटिव उसको यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव उसको क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको में आप जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन, इसको में सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा 48 नंबर में है, 48 में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसको में क्या सेंटेंस सही होगा, तो डी ऑप्शन वाला सेंटेंस आपको सही इज ए फैट और ही इज रन फास्ट। आगे देखिएगा 49 है, 49 प्रश्न जो है इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है, क्या है सही स्पेलिंग, इसको में कौन लिखा गया है, तो कैलेंडर का सही स्पेलिंग जो आपको CALENDAR होता है, DAR होता है, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर है, 50 नंबर में है कि बीच स्टेटमेंट विल बी द रिगार्डेड एज द मस्ट जो है अप्रोप्रिएट ऑन क्या होगा, तो इसमें वंस जो होगा आपको देखिएगा, इसको में आपको ए लॉन्ग ब्लू जो है आपको रेनबो हो जाएगा, आपको रिबोन हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको दिया गया है कि ओनली 2 करेक्ट है, आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अंतिम वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।